गुड इवनिंग क्लास 10th ऑल स्टूडेंट। मैंने अभी तक सप्लीमेंट्री के 2 लेसन कंप्लीट करा चुका हूँ। आ थंब ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी, एक्सप्लेन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सब कुछ कंप्लीट हो गए। लगभग मैंने एमसीक्यू भी करवा दी उसके। सबसे पहले फर्स्ट प्राइज पोट्री। आज मैं पोट्री का पहला लेसन डस्ट ऑफ स्नो पढ़ाने जा रहा हूँ। पढ़ाने के पहले सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। मैं चाहूँगा आपका फैमिली, आप लोग प्रसन्नता से रहें और अपने भाइयों को राखी बांधें। बहनों से कहूँगा और भाई अपने बहनों से राखी बंधवाएं। अब मैं इसके बाद पोएम नंबर फर्स्ट, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो को कंपोज इसने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया है, मतलब कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस डस्ट ऑफ स्नो को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया। पहले मैं सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। इनका बॉर्न 26 मार्च 1874 में, 26 मार्च 1874। डेथ इनकी हुई है 26 जनवरी 1963। बॉर्न प्लेस बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स। एक बार फिर देख लें बेटा, इनका जन्म 26 मार्च 1874 में हुआ। इनकी मृत्यु 26 जनवरी 1963 में हुई। बॉर्न प्लेस बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। फुल हिंदी एक्सप्लेशन एक ही क्लास में मैं पूरा आपको 2 पैराग्राफ का 2 स्टेंजा हैं इस पार्ट में मैं बताऊंगा। पहले इस पार्ट के मैं सारांश पर आता हूं। इस पार्ट का सारांश है कि प्राचीन काल में, पहले के ज़माने में लोग बहुत अशुभ चीज़ों को मानते थे। जैसे कावा दिख जाए, अगर कोई कावा हो तो लोग अशुभ मान लेते थे। बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ मान लेते थे। कोई ऐसी तमाम प्रकार की अशुभ चीज़ें थी। खाली बाल्टी मिल जाती थी तो लोग अशुभ मान लेते थे। तो इस पार्ट में वही बताया जा रहा है, कवि ये बताना चाह रहा है कि अब हम, आज का जो समाज है पढ़ा लिखा है, हमें अशुभ नहीं मानना चाहिए। तो डस्ट ऑफ स्नो। अब मैं इसके पार्ट की कहानी पर आता हूँ। देखिए इस पार्ट में क्या दिया है, कवि ने क्या लिखा है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसमें क्या बताया है। सबसे पहले द टेक्स्ट पर आता हूँ। देखिए बेटा, जो रेड कलर से मैंने लिखी हैं, इस पार्ट की डिफ़िकल्ट मैंने मीनिंग भी लिख दी है। और इसमें ABCD लिखा है, जो AB ये राइम वर्ड हैं। मैं इसको पूरे पार्ट पढ़ाने के बाद बताऊंगा। पहले सबसे पहले जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है, जो मैंने इस लेसन में नीचे रेड कलर से लिख दी है, वो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। सबसे पहले आप लेसन का नाम डालेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। देखिए ये है जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो इसमें सबसे पहले आप डालेंगे पोएम नंबर फर्स्ट, डस्ट ऑफ स्नो, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बॉर्न, डेथ एंड बॉर्न प्लेस ज़रूर लिख लें, क्योंकि ये MCQ में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद मैं स्टैंजा नंबर फर्स्ट पर पहुंचता हूं। स्टैंजा नंबर फर्स्ट में जो रेड कलर की दी हुई हैं वो मीनिंग हैं। अब मैं इस पार्ट की कहानी पर आता हूँ। स्टैंजा नंबर फर्स्ट, द वे आ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इस पार्ट में, इस पोएम में कवि क्या बताना चाहता है, जिन चीज़ों को हम अशुभ मानते थे वो चीज़ों को बताया जा रहा है। देखिए बेटा, द वे का अर्थ है यहाँ जिस प्रकार, आ मी से क्रो मानी कावा, शूक डाउन मानी नीचे गिरा देता है, ऑन मी मानी मुझ पर, डस्ट ऑफ स्नो मानी बर्फ़ के कणों को। जिस प्रकार एक कावा मुझ पर बर्फ़ के कणों को गिरा देता है। कहाँ से गिरा देता है बेटा? फ्रॉम मनी से, आ हेमलॉक ट्री। बर्फ़, एक हेमलॉक ट्री का अर्थ है धतूरा का पेड़। धतूरा का जहरीला पौधा होता है, लोग इसे अशुभ मानते हैं। तो कवि कह रहा है कि द वे, जिस प्रकार, आ क्रो, एक कावा, शोक डाउन गिरा देता है, ऑन मी शब्द आ रहा है पोइट के लिए, मी माने मुझ पर गिरा देता है, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के कणों को, फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ से। पोएम में बेटा ज़रूरी नहीं है कि जो मीनिंग है वही अर्थ है, सेंस पर अर्थ चलता है। तो प्यारे बच्चों इस पर ध्यान दें। एक बार मैं पूरा अर्थ बता रहा हूँ। जिस प्रकार एक धतूरे के पेड़ से बर्फ़ के कणों को कावा मुझ पर गिरा देता है। द वे, वे मीन्स जिस प्रकार, आ मीन्स एक,
क्रो मीन्स कावा, शूक डाउन मानी होता है नीचे गिरा देता है, ऑन मी मानी मुझ पर, डस्ट ऑफ स्नो मानी बर्फ़ के कणों को, फ्रॉम मानी से, हेमलॉक ट्री मानी बर्फ़ के कणों धतूरे के पेड़ से। जिस प्रकार एक कावा धतूरे के पेड़ से बर्फ़ के कणों को मुझ पर गिरा देता है। क्या होता है कि कभी कोई ज़रूरी काम के लिए जंगल से जा रहा था और जंगल में एक जगह उसे एक पेड़ मिला और पेड़ पर वो नीचे खड़ा हो गया। उस पेड़ पर कहीं से कावा उड़कर आया और उस समय सर्दी का महीना था, पेड़ पर बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो वो बर्फ़ के कण धतूरे के पेड़ से कभी के ऊपर गिर जाते हैं, तो कभी ये मान लेता है कि आज अशुभ हो गया, इसलिए वो कभी उस रास्ते से लौटने वाला था। लेकिन थोड़े समय के बाद कवि ने सोचा कि मैं अब आधे रास्ता तो मैंने तय कर ही लिया है, इससे अच्छा बेटर होगा कि मुझे अब आधा रास्ता तय हो गया तो आधा तो मुझे रास्ता जाना ही चाहिए। एक बार फिर देखेंगे बेटा। द वे आ क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री। जिस प्रकार एक कावा धतूरे के पेड़ से बर्फ़ के कणों को मुझ पर गिरा देता है, तो कभी ये सोच रहा है। फिर एक बार देखिए, द वे मीन्स जिस प्रकार, आ मीन्स एक, क्रो मानी कावा, सूक डाउन मानी नीचे गिरा देता है, ऑन मी मानी मुझ पर, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के कणों को, फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ से। जिस प्रकार एक कावा धतूरे के पेड़ से बर्फ़ के कणों को मुझ पर गिरा देता है, तो यहाँ कभी ये मान जाता है कि यहाँ मेरे लिए अशुभ कार्य हो गया। लेकिन आगे देखते हैं आगे स्टेजा में क्या लिखा है। ए बी जो मैं बता रहा हूँ, इसके अगले स्टेजा में बताऊँगा। इसका राइमिंग वर्ड है। राइमिंग वर्ड मतलब तुकांती शब्द की, किस शब्द से किसकी तुक मिल रही है। अब मैं स्टेंजा नंबर 2 पर पहुँचता हूँ। इसी तरह सेकेंड स्टेंजा में देखो, जो रेड कलर से मीनिंग बेटा लिखी हैं वो मैंने पहले ही से लिख दी हैं। हैज़ गिवन मानी दिया, माई मिस मेरे, हार्ट मानी हृदय में, चेंज मानी बदल गया, मूड मानी मनोदशा, मेरे हृदय की मनोदशा बदल गई। अब कवि क्या कह रहा है यहाँ पर कि मेरे मन में जो गलत विचार आए थे, तो मेरे हृदय की मनोदशा मैंने बदल ली कि मैं आधे दूर तक तो आ ही चुका हूँ, इससे अच्छा है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पहुँच जाऊँ। हैज़ गिवन मानी दिया, माई मिस मेरे, हार्ट मानी हृदय में, चेंज मानी बदल गया, मूड मानी मनोदशा। सीधा अर्थ हो जाएगा कि मेरे हृदय की मनोदशा बदल गई। कहने का मतलब है कि उसके हृदय में जो गलत विचार चल रहे थे वो अच्छे विचार उत्पन्न हुए। एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड मानी कुछ, सेव्ड मानी बचा हुआ था, सम मानी कुछ, पार्ट मानी भाग, ऑफ आ डे और दिन का कुछ उसने भाग बचा लिया। सेव्ड मानी बचा लिया, सम मानी कुछ, पार्ट मानी भाग, ऑफ अ डे और उसने दिन का कुछ भाग बचा लिया। आई हैड र्यूड, जिससे मैं निराश हो गया था। कभी बता रहा है कि मेरे पास दिन का समय बच गया। अब कभी यहाँ दुखी नहीं रहा, अब कभी प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसका कार्य हो गया और समय और दिन का समय भी बच गया। प्यारे बच्चों, एक बार फिर दें। पोएम में मीनिंग पर अर्थ डिपेंड नहीं करता है, सेंस पर अर्थ डिपेंड करता है। हैज़ गिवन मानी दिया, माई मीन्स मेरे, हार्ट मानी हृदय का, चेंज मानी बदल गया, मूड मानी भाव, मेरे हृदय का भाव बदल गया। एंड मीन्स और, सेव्ड मानी बचा हुआ था, सम मानी कुछ, पार्ट मानी भाग, डे मानी दिन का और मैंने कुछ दिन का भाग बचा लिया। आई हैड र्यूड, जिससे मैं निराश हो गया था। प्यारे बच्चों, मीनिंग दिए हैं। मूड मनोदिशा, सम पार्ट कुछ भाग, र्यूड मानी निराश हो गया था। टोटल मीनिंग जो मैंने डिफ़िकल्ट मीनिंग थी मैंने सब लिख दिए हैं। अब मैं बात करूँगा राइमिंग वर्ड की। राइमिंग वर्ड देखिए बेटा, सबसे पहले लाइन में क्रो लिखा है, क्रो लास्ट में निकल रहा है क्रो, ओ निकल रहा है, ओ डब्लू का उच्चारण है क्रो। और फिर दूसरी लाइन में मी, तो मी का तो क्रो से कोई मिल नहीं रहा है, क्रो का स्नो से मिल रहा है। देखो क्रो स्नो, तो क्रो का नाम दे दिया मैंने ए। जब क्रो का नाम जब मैंने ए दिया तो स्नो का भी नाम हमें ए ही रखना पड़ेगा। तो और यहाँ देखिए बेटा, फिर देखिए, क्रो का नाम जब मैंने ए दिया तो मुझे स्नो को भी ए कहना पड़ेगा। और जब क्रो का नाम मैंने ए दिया, अब देखो मी ट्री, तो मी का नाम मुझे बी देना पड़ेगा। तो मी बी हो गया और ट्री भी हो गया। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, क्रो की जो टाइमिंग है वो स्नो से मिल रही है, तो दोनों ए हो गए। मी की मैंने मी का नाम दिया बी, तो बी, जब मी बी है तो ट्री भी बी होगी। तो ए बी
ए बी। तो पहले पैराग्राफ की राइमिंग वर्ड है ए बी। फिर एक बार देख लीजिए, क्रो का नाम दिया मैंने ए, क्रो की मी से मिल नहीं रही है, क्रो की मिल रही इश्नो, दोनों में डब्लू है लास्ट में। देखिए बेटा, तो क्रो का जब मैंने ए नाम दिया तो इश्नो का भी ए हो गया। अब मी का मैंने बी दिया तो ट्री, मी और ट्री दोनों का नाम भी है, तो ए बी। अब मैं स्टैंजा नंबर सेकंड पर चलता हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पर किरो और मी स्नो ट्री से यहाँ कोई भी राइमिंग नहीं मिल रहा। हर्ट जब मिल नहीं रहा, पीछे से कोई तुकांती शब्द राइमिंग वर्ड नहीं मिल रहा है, तो मुझे हर्ट का सी शब्द देना पड़ेगा। हर्ट का देखिए मूड नहीं मिल रहा है, हर्ट का पार्ट से मिल रहा है, इसका मतलब हो गया हर्ट का नाम मैंने सी दिया तो पार्ट का नाम भी सी हो जाएगा। अब मूड का भी नहीं मिल रहा था किसी से, तो मूड मुझे डी देना पड़ेगा। मूड का रूट से मिल रहा है, तो कहने का मतलब हर्ट सी है तो पार्ट भी सी होगी, मूड डी है तो रूट भी डी होगी। इसका मतलब पूरा राइमिंग वर्ड जो है बेटा प्यारे बच्चों देख लीजिए, इसका राइमिंग वर्ड जो होगा वो राइमिंग वर्ड ए वी। पहले स्टेंजा का राइमिंग वर्ड ए वी हो गया, दूसरे स्टेंजा का राइमिंग वर्ड सी डी। और पूरा अगर पूछा जाए कि दोनों का इस पोएम का पूरा क्या है, तो ए बी सी डी। अब एक बार मैं इस पार्ट पर फिर पहुंचता हूं, एक बार प्यारे बच्चों फिर देख लीजिए। द बे आ क्रो सूक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री। कवि कह रहा है कि द वे जिस प्रकार आ क्रो एक कावा सूक डाउन गिरा देता है ऑन मी मुझ पर डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के कणों को फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री कह रहा है धतूरे के पेड़ से। जिस प्रकार एक कावा धतूरे के पेड़ से मुझ पर बर्फ़ के कणों को गिरा देता है। बर्फ़ के कण किस पे गिर रहे हैं? कवि पर। स्टैंजा नंबर सेकंड में देख लीजिए बेटा फिर से। हैज़ गिवन माई हार्ट, गिवन मानी दिया, माई मिस मेरे, हार्ट मानी हृदय का, चेंज मानी बदल गया, मूड मानी भाव, इससे मेरे हृदय का भाव बदल गया। भाव मतलब मनोदशा बदल गई, इससे मेरे हृदय की मनोदशा बदल गई। एंड मिस और, सेव्ड मानी बचा लिया था, सम मिस कुछ, पार्ट मानी भाग, ऑफ ए डे और जो मेरे पास दिन का कुछ भाग बचा हुआ था। आई हैड र्यूड जिससे मैं निराश हो गया था या जिस पर मैं पश्चाताप कर रहा था, लेकिन अब कभी दुखी नहीं है, अब कभी प्रसन्न हो गया। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, ये लेसन मेरा समाप्त हो गया। किसी को कोई समस्या है तो आप कमेंट करें, लेकिन आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आई एम गजराज सिंह। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट क्लास 10th।